नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम शानदार हैं, ज़िंदाबाद हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोज़गारविद अंकित में। तो जल्दी से आ जाएँगे सभी बच्चे, क्लास के साथ जुड़ जाएँगे और अपनी क्लास को आगे लेकर जाएँगे, अपने सिलेबस को आगे लेकर जाएँगे और जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्लांट क्लासिफिकेशन, उसी को अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जल्दी से आ जाएँगे सभी प्यारे साथी और हम लोग अब क्लास की जो शुरुआत है उसको बहुत अच्छे से या बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी प्यारे साथियों ने बहुत अच्छे से आज सारी क्लासेस करी होंगी। इस क्लास के बाद भी आप करंट अफेयर की क्लासेस करते हो आई थिंक। तो अभी सभी प्यारे बच्चे बायोलॉजी पढ़ने के लिए रेडी है मेरे हिसाब से। तो आवाज़ सबको पहुंच रही है, वीडियो सबको दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी एकदम बढ़िया हैं सभी। अपना हालचाल आप कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया सी इमोजीज छाप कर बता भी सकते हो या थम्स अप कर कर आप कमेंट सेक्शन में अपना हालचाल शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे मुस्कुराती हुई इमोजीज कमेंट सेक्शन में बना दें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई इन बच्चों के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है या ये बच्चे एकदम बढ़िया हैं। फिलहाल मैं टॉपिक लिख रही हूँ बोर्ड पर, तो टॉपिक आप सभी जानते हो, टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन एक क्लास इसकी हम लोगों की कल भी हो चुकी है, तो आज हम बात करते हैं फिर से पादप वर्गीकरण के बारे में। पादप वर्गीकरण, ठीक है भाई प्यारे साथियों। तो पादप वर्गीकरण के बारे में बात चल रही थी। कल के क्लास में मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको भैया दो भागों में बांटा गया है, अपुष्पी यानी क्रिप्टोगैमस और पुष्पी यानी कि फिनेरोगैमस। हम क्रिप्टोगैमस के बारे में बात कर रहे थे, हम अपुष्पी पौधों के बारे में बात कर रहे थे। तो सभी के अंगूठे, सभी के बढ़िया बढ़िया चेहरे, पीले पीले चेहरे मुझे दिखाई दे चुके हैं, ऐसा लग रहा है सबको पीलिया हो गया है। तो भैया पीलिया नहीं करना है आप लोगों को, लाल लाल सेब के जैसे अपने गाल करो और मस्त रहो, खाओ पियो और पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, है ना। और बढ़िया सी छोकरी से शादी करो और जो लड़कियां हैं वो बढ़िया से छोकरे से शादी करो और जीवन में ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो तो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है पादप वर्गीकरण, जिसमें हमने कल क्रिप्टोगैमस के बारे में बात करी थी और क्रिप्टोगैमस में मैं आपको बता रही थी किसके बारे में प्यारे बच्चे, थैलोफाइटा के बारे में। तो थैलोफाइटा ऐसे पौधे थे जिनके अंदर जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं पहचान सकते थे आप, और इनका उदाहरण था शैवाल। बात चल रही थी शैवाल की, तो आ जाइए वहीं से आज के टॉपिक को कर लिया जाए शुरू। तो कल की क्लास में मैंने आपको जो शैवाल पढ़ाई थी प्यारे बच्चे, कल की क्लास में हम लोगों ने जो एल्गीज पढ़ी थी उनके बारे में बात करी कि भाई शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल जो है वो चार फैमिलीज, चार पार्ट में इनको वर्गीकृत किया गया है। क्लोरोफाइसी में हरी शैवाल है, रेडोफाइसी में लाल शैवाल है, फियोफाइसी में भूरी शैवाल है और भैया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं साइनोफाइसी। तो नीली हरी शैवाल आती है साइनोफाइसी में। कल की क्लास में हमने क्लोरोफाइसी को पढ़ लिया था, कल की क्लास में हमने हरी शैवालों का अध्ययन कर लिया था। आ जाओ, आज बात करते हैं दूसरी फैमिली की जो है रोडोफाइसी। तो आज बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में सभी जानते हैं, रोडोफाइसी के अंदर आती हैं लाल रंग की शैवाल, ठीक है। अब लाल रंग की शैवाल जो आती हैं इसके अंदर, तो इनकी क्या क्या विशेष बातें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। तो भाई लाल रंग की जो शैवाल होती है ना, इनके बारे में याद रखना कि लाल रंग की शैवालों से निकाला जाता है एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसका नाम होता है एगार। एगार, ये प्रश्न आपको एग्जाम में बनता है। तो लाल रंग की जो शैवाल होती है इनसे एक चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता है, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, चिपचिपा, चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता है इनसे, ठीक है, इनसे चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता है प्यारे बच्चे। तो कौन से रंग की शैवाल है जिनसे एक चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता है, आप लोग बताकर चलोगे लाल रंग की शैवाल, ठीक है। तो लिख लीजिएगा स्टिकी मटेरियल, ठीक है, स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल
इज ऑब्टेन। ठीक है, तो इनसे हमें क्या मिलता है, एक चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है इनसे, लाल रंग की शैवालों से। अच्छा मैम, उस लाल रंग की शैवालों से जो हमें चिपचिपा पदार्थ मिल रहा है इसको क्या कहते हैं? तो इस चिपचिपे पदार्थ को हम लोग एगार एगार के नाम से जानते हैं, एगार एगार कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि एक चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता है जिसे एगार एगार कहते हैं। तो लाल रंग की शैवालों से एक स्टिकी मटेरियल रिलीज होता है जिसे कहते हैं एगार एगार। तो लिख सकते हो इट इज नोन एज, ठीक है, इट इज नोन एज एगार एगार। तो इसको कहा जाता है प्यारे बच्चे एगार एगार। ठीक है, समझ में आई आपको बातें? तो चिपचिपा पदार्थ होता है एगार एगार। अब मैडम इस चिपचिपे पदार्थ का यानी इस एगार एगार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है ये? तो इसका इस्तेमाल करते हैं लिपस्टिक बनाने में। लड़कियां लगाती हैं ना लिपस्टिक, लिपस्टिक लगाने में, लड़कियों की कॉस्मेटिक चीजें बनाने में, है ना, फैशन से संबंधित चीजें बनाने में, या फिर जो आइसक्रीम्स आप लोग खाते हो उसमें जो लाल रंग होता है, जो आप केक खाते हैं उसमें जो लाल रंग होता है, तो ये सब होते हैं इसी के द्वारा बने हुए। तो ये एगार एगार जो है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई? तो लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, एगार एगार जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो लिख लीजिएगा इसका इस्तेमाल या इसका उपयोग, एगार एगार का उपयोग सौंदर्य प्रावधान बनाने में, सौंदर्य उपकरण, भाई लड़कियों के नए नए सौंदर्य उपकरण जो है, कहीं लिपस्टिक है तो कहीं फेस पैक है, कहीं कुछ कहीं कुछ, सौंदर्य उपकरण बनाने में, भाई आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम, आइसक्रीम में जो रेड कलर आप लोग देखते हो, केक बनाने में, केक, ठीक है, केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया सीधा सीधा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सौंदर्य प्रावधान में करते हैं, आइसक्रीम बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं। अब थोड़ा सा छोटा और करके लिख रही हूँ, बस इंग्लिश के लिए जगह मिल जाए, फिर अगली स्लाइड पर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो लिख लीजिएगा इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मेक, इट इज यूज्ड टू मेक कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज होता है। आइसक्रीम तो भाई सभी जानते हैं, और प्यारे बच्चे केक। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं जिनको बनाने में ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़े अब, बोलो जल्दी से, आगे बढ़े भाई। कैमरे की क्वालिटी बढ़ा लीजिए मैडम जी, कोई दिक्कत आ रही है प्यारे बच्चे कैमरे में? आपके पास जो एप्लीकेशन है ना उसमें भी ऑप्शन है जहां से आप अपनी कैमरे की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अब आएंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लाल शैवालों का एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। तो बात कर रहे हैं हम लोग रेड एल्गी के एग्जाम्पल की। जो लाल रंग की शैवाल है इनका उदाहरण क्या क्या होता है? ठीक है, रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? तो भाई लाल शैवाल का पहला उदाहरण है ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, नाम याद रहेगा ग्रेसिलेरिया, ग्रेसी, ग्रेसिलेरिया। दूसरे नंबर पर है जेलिडियम, जेलिडियम, दूसरे नंबर पर है जेलिडियम। अब ये जो जेलिडियम है ना इसको तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। भाई हम लोग जैम और जेली नहीं खाते हैं, आप जैम खाते हो लाल रंग का होता है, जेली की टॉफियां आती हैं लाल रंग की होती है, तो जैम और जेली होते हैं लाल रंग के। तो कभी आपको पूछ ले जेलिडियम कैसी शैवाल है, लाल रंग की शैवाल है। समझ में आ गई बात? तो ये होती हैं आपकी लाल रंग की शैवालों के एग्जाम्पल। ये हैं आप लोगों की रेड एल्गी यानी कि लाल रंग की शैवाल। तो देखो इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया ग्रेसिलेरिया जो मैंने बताया था, और जेलेडियम वगैरह सब ये यही हैं जो कि आपको रेड कलर की दिखाई देती है। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है, लाल रंग की शैवाल है ये, तो कितनी अच्छी लग रही है। तो ये भी आपको समुद्र में देखने को मिलती हैं, यानी कि आपके जो महासागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक और शैवाल है प्यारे बच्चे जो कि समुद्र का रंग कर देती है लाल।
तो कभी आपको पूछे कि जो रेड महासागर है, रेड ओशियन जो है, ठीक है, रेड ओशियन, तो रेड ओशियन जो है प्यारे बच्चे, लाल महासागर, लाल महासागर जो है इसका रंग लाल क्यों है? तो लाल महासागर के अंदर एक शैवाल पाई जाती है, उस शैवाल का नाम भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो उस शैवाल का नाम है ट्राइकोक्रोडियम एरिथ्रेसिम। प्यारे बच्चों देखो, इस पॉइंट को ना ऐसे याद रखना कि पेपर में ऐसे पूछेगा कि लाल महासागर के अंदर वो कौन सी शैवाल है जो लाल महासागर का रंग लाल कर देती है, ऐसे करके पूछेगा। तो ये लाल शैवाल नहीं है, लेकिन ये महासागर का रंग लाल कर देती है। तो आपको प्रश्न ऐसे आएगा कि कौन सी शैवाल है जो लाल महासागर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप लोग बताकर चलोगे ट्राइकोडेस्मिया, ठीक है, ट्राइकोडेस्मिया। अब इसका पूरा नाम, पहले तो आप ट्राइकोडेस्मिया ही याद कर सकते हो, ट्राइकोडेस्मिया, ट्राइकोडेस्मिया है, ठीक है। लेकिन इसके नाम के आगे ना एरिथ्रो करके भी एक वर्ड लग जाता है, एरिथ्रोसियम, ठीक है, तो याद रखना एरिथ्रोसियम। तो इसका नाम जो है ना वो एरिथ्रोसियम करके भी आपको मिलेगा, एरिथ्रोसियम। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, एरिथ्रोसियम। तो इसको जो हम पहचान सकते हैं ना वो इसी नाम से पहचान सकते हैं, एरिथ्रोसियम से, क्योंकि एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। तो ये लाल शैवाल नहीं है, लेकिन समुद्र का रंग लाल जरूर कर देती है, क्योंकि जब ये काई जैसी संरचना में जमती है, जब ये समुद्र के अंदर जमती है बेटा, तो लाल लाल कणों का उत्पादन करती है। ये कौन सी शैवाल है बेटा? तो ये है नीली हरी शैवाल। ये नीली हरी शैवाल है बेटा, ये नीली हरी शैवाल की कैटेगरी में आती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो कभी भी पूछे ये कौन सी शैवाल है, तो ये है नीली हरी शैवाल। लेकिन ये नीली हरी शैवाल है जब ये काई के रूप में समुद्र की तलहटी पर या समुद्र के पानी में तैरती है, तो लाल लाल कणों का उत्पादन करती है। जो लाल कण पूरे समुद्र के पानी में मिल जाते हैं और समुद्र का जो रंग है वो लाल हो जाता है। चलो हम एक बार समुद्र की फोटो देखने की कोशिश करते हैं। रेड ओशियन जो है, रेड ओशियन जो है प्यारे बच्चे, इसकी हम लोग फोटो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये है लाल महासागर, ऐसा सा पानी रहता है इसका, ऐसा सा लाल लाल सा पानी आपको इसका दिखाई देता है। तो इसके अंदर एक नीली हरी शैवाल है जो अभी अभी मैंने आपको बताई, ये छोटे छोटे लाल लाल कणों का उत्पादन करती है, जिससे कि पूरे समुद्र का रंग जो है वो लाल दिखता है। ठीक है, समझ में आ गई? ये मिट गया यहां से, ठीक है, समझ में आ गई बातें? चले अब आगे, अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई भाई? ठीक। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि आप जवाब नहीं देती। प्यारे बच्चे किस चीज का जवाब दूं? पहले यहाँ पढ़ा लूं फिर आपके वो देखती हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे बात करें, ये तो तुम जीएस के पोर्शन में पढ़ोगे भाई, लाल महासागर कहाँ है। आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब चलते हैं हम भूरी शैवालों के पास। तीसरी शैवाल है फियोफाइसी, फियोफाइसी। तीसरी शैवाल है प्यारे बच्चे फियोफाइसी, ठीक है, यानी भूरी शैवाल। इसके अंदर कौन सी शैवाल आती है? भूरी शैवाल आती है, ब्राउन एल्गी आती है इसके अंदर, ब्राउन एल्गीज आती हैं भाई इसके अंदर, ठीक है, भूरी शैवाल। तो हिंदी में भी लिख देती हूँ फियोफाइसी को, फियोफाइसी। फियोफाइसी वर्ग में कैसी शैवाल आती है? आप बताएंगे भूरी शैवाल। अब सीधा सीधा इनका एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, यहाँ से सिर्फ उदाहरण पूछा जाएगा कि फियोफाइसी के अंदर कौन कौन सी शैवाल है उनका उदाहरण दो। तो प्यारे बच्चे पहला एग्जाम्पल है लेमन एरिया, लेमन एरिया, ठीक है, पहली शैवाल लेमन एरिया। तो बता सकते हो भाई लेमन एरिया, लेमन होता है नींबू और एरिया मतलब एरिया, तो लेमन एरिया जो होती है
ये होती है भूरी शैवाल प्यारे बच्चे। तो लेमन एरिया जो है ये भूरी शैवाल है, आप लोग इसके बारे में भी याद रखोगे। देखो जब नींबू सूख जाता है, भाई आपके पास नींबू पड़ा हुआ है, काफी दिन का हो गया, वो सूख गया, तो वो भूरा भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। वैसे याद कर लो कि लेमन जब सूखेगा तो भूरा हो जाएगा। तो लेमन एरिया कैसी शैवाल है? भूरी शैवाल है। अब इसके बारे में क्या खास बात याद रखनी है प्यारे बच्चे, इसमें आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आयोडीन का अच्छा स्रोत होती है, ठीक है, आयोडीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है, अच्छा स्रोत है। तो बहुत अच्छे, बहुत आपको कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सी शैवाल आयोडीन का बेहतरीन स्रोत होती है। तो आप बताएंगे कि जो लेमन एरिया है ना, इसमें आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसको खाते हैं लोग बाग जिससे आयोडीन मिले। तो लिख सकते हो गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, ये होती है गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन प्यारे बच्चे समुद्र से निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं ना उनमें आयोडीन पाया जाता है। नमक, नमक भी तो समुद्र से निकलता है, उसमें भी आयोडीन होता है। तो आप लोगों को पूछे कभी भी कि आयोडीन कैसे भोज्य पदार्थों में आयोडीन होता है, तो बताना समुद्री भोजनों में, सी फूड जो समुद्र से निकाले गए भोजन है, और ये भी समुद्र में ही पाई जाती है लेमन एरिया। तो ये एक शैवाल है, भूरी शैवाल, जिसमें आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और भैया दूसरा एग्जाम्पल है सारगोसुम, ठीक है, सारगोसुम, सारगोसुम दूसरी शैवाल है, सारगोसुम, सारगोसुम। तो दूसरी शैवाल है सारगोसुम। तो सारगोसुम को हम लोग साग की तरह खाते हैं प्यारे बच्चे। देखो साग याद रखना, साग, साग खाते हैं ना आप लोग, साग भी वनस्पति का होता है। तो सारगोसुम जो है इसको भी हम लोग खाते हैं, किसके रूप में? भोजन के रूप में। तो इसको हम भोजन के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो जो बाहर के दो कंट्रीज हैं जहां पर ये वनस्पति या पत्तियां या पेड़ पौधे ज्यादा खाए जाते हैं, वहां पर एल्गीज को भी खाया जाता है। तो सारगोसुम क्या की जाती है? ईट एज अ फूड, ईट एज फूड। तो ये खाने के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ये भी पूछ सकता है सारगोसुम। समझ में आ गई बात? ठीक है। नमक तो नावा में बनता है हमारे यहाँ, नावा, नावा क्या होता है बेटा? चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो फियोफाइसिस से ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको पढ़ने हैं। भूरी शैवाल, क्या हमारे पास फोटो है भूरी शैवाल का? एक बार चेक करते हैं क्या हमारे पास भूरी शैवाल का कोई फोटो है क्या? ये तो वो है भाई, लाइकेन है। तो ये रही देखो भूरी शैवाल, ठीक है, देखो ये लैमिन एरिया, ये है जो लेमन एरिया है, भूरी शैवाल, जिसमें क्या होता है? आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये रही सारगोसुम, ये रही प्यारे बच्चे सारगोसुम, जिसको हम साग की तरह खाते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? आपकी फियोफाइसी वर्ग में आने वाली सारी की सारी भूरी शैवाल होती है, भूरी एल्गी हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, समझ में आ गई बात? पालक में विटामिन नहीं, पालक में आयरन होता है, ठीक है, पालक में आयरन होता है। हाँ कल तो सैटरडे, सैटरडे में ऑफ रहता है, कल छुट्टी है, ठीक है। चलो आओ, समझ नहीं आया एक बार बच्चे फिर से सुन लो। भैया हमने क्या पढ़ा? भूरी फियोफाइसी, मैंने कल बताया था ना, जो शैवाल है इनका जो तीसरा वर्ग है वो है फियोफाइसी। इसमें आती है भूरे रंग की शैवाल। भूरे रंग के शैवालों के आपको उदाहरण पढ़ने हैं। तो पहली है लेमन एरिया। जो लेमन एरिया होती है ये होती है प्यारे बच्चे भूरे रंग की शैवाल है ये, और इसमें ना आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या अच्छी मात्रा में होता है? लेमिन एरिया में आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो वही हमने लिखा। दूसरा है सारगोसुम। तो सारगोसुम जो है ये भोजन के रूप में खाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ साग को काट कर साग बनाकर उसका खाया जाता है, वैसे इसका साग जैसा खाना बनाया जाता है, जैसे साग बना लेते हैं ऐसे खाई जाती है ये। आ जाओ अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला फोर्थ, फोर्थ है प्यारे बच्चे साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। अगला जो ग्रुप है वो है साइनोफाइसी। तो भाई साइनोफाइसी में आती है नीली हरी शैवाल, साइनोफाइसी। इसके अंदर कैसी शैवाल आती है? ऐसी शैवाल जो नीले और हरे रंग की होती है, इसमें आती है नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, कल बताया भी था,
ठीक है, नीली हरी शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी आती है इसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं भाई। जैसे कि ये जो नीली हरी शैवाल होती है ना, ये होती है एक कोशिकीय। ये प्यारे बच्चे कैसी शैवाल है? एक कोशिकीय शैवाल है ये, एक कोशिकीय शैवाल होती है ये, एक कोशिकीय शैवाल। कभी भी आपको पूछे कि कौन सी शैवाल प्राय एक कोशिकीय शैवाल होती है, तो ये होती है नीली हरी शैवाल। ठीक है, तो ये होती है सिंगल सेल्यूलर, बहुत छोटी है बेटा, सिंगल सेल्यूलर है। आपको अगर आप इनको देखने लगो ना तो माइक्रोस्कोप से दिखेंगी, ये इतनी छोटी है। ठीक है, अब इनका ना एक और नाम होता है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इनको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि भाई बहुत छोटी हैं। जैसे बैक्टीरिया आपको सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देता है, वैसे ये भी बहुत छोटी हैं, तो ये आपको सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देंगी। तो आप लोग लिख सकते हो इन्हें, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनो, मैंने बताया था ना कि बायोलॉजी में कहीं भी साइनो नाम मिले तो भैया उसको हम लोग क्या जानेंगे? नीला। तो इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो नीली होती हैं तो इसीलिए इनका नाम रख दिया साइनोबैक्टीरिया। तो लिख सकते हो दीज नोन एज, दीज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। तो कई बार पेपर में ये ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से नहीं आती हैं, इनको ना पेपर में आप लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी देखते हो, तो इनका ही नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। कभी भी पूछे कि कौन सी शैवाल हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ऑप्शन दे देगा लाल शैवाल, नीली हरी शैवाल, या हरी शैवाल, या आपको दे देगा भूरी शैवाल। तो याद रखना, जो नीली हरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट, ये क्या काम करती हैं बेटा? तो ये ना, ये बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं। कैसे? आ जाओ, पहले इनका उदाहरण लिख लो, फिर बताऊंगी कि ये क्या क्या काम करती हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखवा रही हूँ, इनका उदाहरण लिख लो पहले, इनका एग्जाम्पल क्या क्या है वो लिख लो। तो आपको इनके दो एग्जाम्पल याद करने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं भाई? एक है नॉस्टॉक। क्या है बेटा? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक, कभी भी पूछे नॉस्टॉक कैसी शैवाल है, आप बता दोगे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नीली हरी शैवाल है नॉस्टॉक। और दूसरी है एनाबीना, एनाबीना। तो भैया नॉस्टॉक, नॉस्टॉक को नॉन स्टॉप से याद कर लो, बजाते हैं ना नॉन स्टॉप म्यूजिक बजाते हैं, तो नॉन स्टॉप म्यूजिक बचाओ भाई। नीले हरे, होली जब हम खेलते हैं, होली में हम नीले रंग, नीला रंग भी लगाते हैं, हरा रंग भी लगाते हैं, और नॉन स्टॉप म्यूजिक पर डांस करते हैं। तो नीली हरी शैवाल का एग्जाम्पल है नॉन स्टॉप, ऐसे याद कर लो। तो नॉस्टॉक क्या होती है? नीली हरी शैवाल है। ठीक है, और एनाबीना, एनाबीना भैया एक गुड़िया थी, तुमने सुना है एक भूत वाली गुड़िया है जिसका नाम है एनाबेल। एनाबेल नाम की एक गुड़िया है, वो आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी हुई है। आज भी वो रात को जहाँ रखी हुई है वहां से भाग जाती है और घूमती है पूरी रात, उसमें आत्माएं हैं, आत्माएं। तो प्यारे बच्चों, एनाबेल से याद रख लेना एनाबीना। एनाबीना भी क्या है? नीली हरी शैवाल। जैसे भूत दिखाई नहीं देता किसी को भी, वैसे ही ये भी बहुत छोटी हैं, किसी को दिखाई नहीं देती। तो नीली हरी शैवाल का एग्जाम्पल क्या है? एनाबीना। अब इनमें से आपको याद रखना है नॉस्टॉक का काम। ये जो नॉस्टॉक है ना, ये क्या काम करती है और कहाँ पाई जाती है? तो ये नॉस्टॉक एल्गी मिलती है चावल के खेतों में, तो ये मिलती है धान के खेतों में बेटा, ये धान के खेतों में मिलती है, धान के खेतों में पाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सी नीली हरी शैवाल धान के खेतों में पाई जाती है? ये मिलती है राइस फील्ड के अंदर। तो जो राइस फील्ड होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं, धान के खेतों में पाई जाती है नॉस्टॉक। क्या काम करती है वहां धान के खेतों में, क्या काम करती है? तो प्यारे बच्चों, ये धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। चलो लिख लीजिए। तो ये जो नॉस्टॉक होती है, नॉस्टॉक, अभी मैं आपके डाउट लूंगी, इसको और लिख लीजिए। तो नॉस्टॉक जो होती है प्यारे बच्चे, ये क्या करती है? ये धान के खेतों में मिलती है। ठीक है, धान के खेतों में, मैंने अभी अभी पीछे लिख दिया है, धान के खेतों में मिलती है ये। पैडी फील्ड, या तो पैडी फील्ड लिखा हुआ आएगा या राइस फील्ड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये मिलती है धान के खेतों में, चावल के खेतों में।
क्या काम करती है? तो चावल के खेतों में ये N2 फिक्सेशन का काम करती है। N2 फिक्सेशन या N2 फिक्सिंग का कार्य करती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये काम करती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न आपको एग्जाम में कि धान के खेतों में कौन सी शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है? आप बताएंगे नॉस्टॉक। तो ये जो नॉस्टॉक होती है ये धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। मैम ये क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? तो प्यारे बच्चों, जो पौधे होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, है ना, अभी तक मुझे आप बताओ, मैथेन गैस, हाँ धान के खेतों में मैथेन गैस भी इसी के कारण बनती है। तो धान के खेतों में मैथेन गैस भी होती है। ठीक है, अच्छा सौरभ पूछ रहे हैं रिप्लाई क्यों नहीं देती? मेरे प्यारे बच्चे सौरभ जी, अभी तक आपको दिख रहा है ना कि मैम की शक्ल तो यहाँ है, मैम की आंखें तो बोर्ड की तरफ को है ऐसे। अब भगवान जी ने मैम को यहाँ भी 2 आंखें देनी चाहिए थी, जिससे मैं तुम्हारे पीछे से कमेंट भी पढ़ती रहती और यहाँ पर देख देख कर बोर्ड पर भी लिखती रहती। तो भगवान ने मेरे साथ गलती कर दी है, मुझे 2 ही आंखें दी हैं और वो दोनों आंखें यहाँ पर है मेरी, जो मैं लिख रही हूँ उसको देख रही हूँ फिर मैं। तो फिर तुम्हारा कमेंट कैसे पढ़ लूंगी, रिप्लाई कैसे दे दूंगी? तो मैंने बोला ना अभी मैं बीच बीच में रिप्लाई लूंगी आपके। ठीक है, बीच बीच में मैं आपके रिप्लाई लूंगी। हाँ जी बिल्कुल, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लो बिल्कुल कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो तो इसी से कवर हो जाएगा आपका। चलो आओ, हाँ जी एएलपी भी बिल्कुल आप कवर कर सकते हो। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, फिर एक बार फिर से बता दूंगी। अब सुनो, जो पौधे होते हैं ना, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते। इसको ऐसे समझो, देखो भाई जब तुम गेहूं उगाते हो, खेत में गेहूं उगाते हो ना, तो क्या तुम गेहूं खेत में गेहूं को डायरेक्ट खा के आ जाते हो जब तुम्हें भूख लगती है? तुम कहोगे नहीं मैडम जी, पहले हमें गेहूं को काटना पड़ता है, फिर गेहूं के दाने निकालने पड़ते हैं, फिर उसको पिसवाना पड़ता है आटे को, फिर आटे को गूंथना पड़ता है, फिर उसकी रोटी बनानी पड़ती है, तब जाकर हम उसको खाते हैं, है ना? तब कहीं जाने को, जब तब कहीं खाने को रोटी मिलती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? जैसे आपको रोटी खानी है तो पहले गेहूं को काटना पड़ेगा, फिर गेहूं के दाने निकालने पड़ेंगे, फिर उनका आटा पिसवाना पड़ेगा, फिर आटे को गूंथना पड़ेगा, फिर रोटी सेकनी पड़ेगी, फिर उस पर घी लगाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, है ना? तो वैसे ही पौधे भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो नाइट्रोजन को पौधों को पहले नाइट्रेट में चेंज करना पड़ता है, तब जाकर वो पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन ना लेकर नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है पौधों के अंदर ये जो नॉस्टॉक है। अब ऐसा समझो कि भाई आपके घर में मान लीजिए आटा पिसकर आ गया, अब तुम्हें उस आटे को गूंथना है, रोटी बनानी है, पकानी है, फिर खानी है। अब तुम्हारे घर में कोई नौकर आ जाए, नौकर आकर तुम्हें कहे कि तुम आराम से बैठो, मैं आटा गूंथता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ और मैं तुम्हें खवाता हूँ, तो तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे ना। हमारे तो फिर मजे आ जाएंगे, तुम्हारे तो खैर नहीं आएंगे लड़कों के, लेकिन हम लड़कियों के तो मजे आ जाएंगे भाई, टेंशन फ्री हो जाएंगे हम तो। ना हमें आटा गूंथना पड़ेगा, ना हमें रोटी बनानी पड़ेगी, हमें तो नौकर मिल गया, वो करेगा सारा काम। तो एक तरीके से चावल के खेतों में ये नौकर का काम कर रही है, चावल के खेतों को बड़ा फायदा पहुंचा रही है। तो ये क्या काम करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में चेंज करना, ठीक है, नाइट्रेट में बदलना, ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्यारे बच्चे ये क्या काम करती है? ये नॉस्टॉक एल्गी जो होती है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है। ठीक है, तो लिख सकते हो चेंज नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। और पौधे जो है ना वो इसी नाइट्रेट को लेते हैं, पौधे इसी नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो भैया नॉस्टॉक ने तो बढ़िया काम कर दिया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर दिया और इसी नाइट्रेट को अब पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पौधों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, मजा आ जाता है पौधों का, है ना? तो इसीलिए ये नॉस्टॉक जो होती है ये बहुत अच्छी
क्या है प्यारे बच्चे? एल्गी है, जो चावल के खेतों की उर्वरकता बढ़ाने का काम कर रही है, उनको नाइट्रेट दे रही है पौधों को। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, एनाबीना भी आप लोगों को समुद्र के अंदर या दूसरी नमी वाली जगह पर देखने को मिलती है। तो एनाबीना से नई प्रश्न बनेगा। बेसिकली आपको नोस्टोक के बारे में पूछता है कि नोस्टोक कहाँ मिलती है? धान के खेतों में। क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब एक और चीज सुनना, यहाँ पर हमने अभी अभी बात करी कि नोस्टोक क्या कर रही है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है। क्या ये काम कोई और भी कर सकता है क्या, या सिर्फ यही एल्गी करती है? तो प्यारे बच्चों, यही काम एक बैक्टीरिया भी करता है, सेम यही काम एक जीवाणु भी करता है। उस जीवाणु का नाम भी आपको पूछा जा सकता है। तो जो काम ये नोस्टोक कर रही है, नोस्टोक तो एक शैवाल है, लेकिन यही सेम काम एक बैक्टीरिया भी करता है। तो कभी आपको पूछे कि कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकता है पौधों के अंदर, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का जो काम होता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का जो काम होता है, वो एक बैक्टीरिया का भी होता है। कौन सा बैक्टीरिया है वो? उस बैक्टीरिया का नाम है प्यारे बच्चे राइजोबियम। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है प्यारे बच्चे? जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइजोबियम, राइजोबियम। तो कभी आपको पूछे ना कि कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो आंसर करके आओगे राइजोबियम। पूछे कौन सी शैवाल है, कौन सी नीली हरी शैवाल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो आंसर करके आओगे नोस्टोक। कई बार ये दोनों एक साथ दे देते हैं कि इनमें से कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो दो दो के जोड़े बनाकर दे देता है। तो इसका और इसका जोड़ा फिर आप सही कर आओगे। ठीक है, अच्छा मैम ये राइजोबियम कहाँ मिलता है? ये राइजोबियम कहाँ मिलता है, तो आप बताओगे ये राइजोबियम मिलता है जो आपके दलहनी फसलें होती हैं, जैसे मटर हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, उनकी जड़ों में मिलता है ये। तो आपको कभी भी पूछे कि राइजोबियम कहाँ मिलता है, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, तो आप बताना ये राइजोबियम मिलता है प्यारे बच्चों दलहनी, दलहनी फसलों की जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में। ठीक है, ये मिलता है दलहनी फसलों की जड़ों में। ये जरूर याद रखना, जड़ों में मिलता है, जड़ों में। ठीक है, तो लिख सकते हो इन द रूट ऑफ, इन द रूट ऑफ, इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन आता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती हैं दाल, चना, मटर, ये सब। दाल हो गया भैया, चना हो गया, मटर हो गया, ये होती हैं आपकी दलहनी फसलें। इन्हीं को बोलते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसलें। तो इनकी जड़ों में होता है ये बैक्टीरिया राइजोबियम। अब यहां से कोई डाउट किसी को तो बताओ। ये जगह ही करा लिया करो मैम, नोट्स भी बनाते हैं यार, ये एक जगह ही करा लिया करो। बेटा एक जगह ही करा लिया करो मतलब समझ नहीं आया। एक जगह ही तो करा रही हूँ, कहाँ लिख दिया बेटा अलग? एक जगह ही तो करा रही हूँ। ठीक है, बताओ। नहीं बेटा, जो यूपी वाली बायोलॉजी है ना, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप लेवल आता है आपको, अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, तो फिर उससे नहीं हो पाएगा। चलो आ जाओ, एक बार फिर से बताती हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बात बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं साइनोफाइसी की। साइनोफाइसी में आती है नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल प्यारे बच्चे एक कोशिकीय शैवाल होती है, सिंगल सेल्यूलर, एक ही कोशिका से बनी है ये। ठीक है, इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो दो याद रखना, नोस्टोक और एनाबीना। नोस्टोक कहाँ मिलती है? धान के खेतों में मिलती है, पैडी फील्ड में। क्या काम करती है धान के खेतों में ये? तो धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण?
तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना ही कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है प्यारे बच्चे? जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को ही कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये काम करती है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक क्या करती है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है, और जितने भी पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब मैंने बताया कि एक जीवाणु भी है जो ये काम करता है। तो उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। ये राइजोबियम भी करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। लेकिन ये राइजोबियम कहाँ मिलता है? ये मिलता है दलहनी फसलों की जड़ों में, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट में मिलता है। मैम दलहनी फसलें कौन सी होती हैं? जो कि आप जो जैसे कि मटर, चना, दाल, ये होती है दलहनी फसलें। तो इन सब की जड़ों में मिलता है राइजोबियम। ये अभी तक हमने बातें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की जो शैवाल हैं वो होती हैं कंप्लीट। यहाँ पर हमने एल्गीज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाबू एकदम बढ़िया है प्यारे बच्चे। आ जाओ, अब बात करते हैं थैलोफाइटा के दूसरे एग्जाम्पल की। थैलोफाइटा का दूसरा एग्जाम्पल है लाइकेन। तो आइए अब हेडिंग देंगे लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। ये क्या होते हैं लाइकेन मैडम जी? तो ये भी एक तरीके के पौधे ही हैं लाइकेन। ठीक है, लेकिन ये कैसे पौधे हैं? तो ये विशेष प्रकार के पौधे हैं। क्या है इनमें विशेष? तो प्यारे बच्चे ये कभी भी अकेले जिंदा नहीं रह सकते, ये कभी भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। इसको सरवाइव कराने के लिए शैवाल और कवक दोनों का होना जरूरी है। ऐसा समझो कि एक छोटा बच्चा जो होता है, क्या कभी कोई छोटा बच्चा अकेला सरवाइव कर सकता है? एक 2 महीने का बच्चा है, उसके पास ना उसकी मम्मी है ना उसके पास उसके पापा है, तो क्या वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा? क्या वो बच्चा जिंदा रहेगा? तुम कहोगे नहीं मैडम, वो तो टोटली डिपेंड है अपने मम्मी पापा पर। पापा पैसे कमा कर लाएंगे तो उस पैसे से मम्मी दूध लाएगी, उस बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करेगी या अपना दूध पिलाएगी बच्चे को, तब जाकर वो बच्चा जिंदा रहेगा। तो वैसे ही ये जो लाइकेन है ये बेचारे शैवाल और कवक के ऊपर निर्भर रहते हैं। शैवाल इनकी मम्मी है और कवक इनके पापा हैं, ऐसा समझ लो, और ये छोटे बच्चे हैं। तो पेपर में प्रश्न आता है कि लाइकेन कैसे पौधे होते हैं? तो लाइकेन जो होते हैं प्यारे बच्चे, ये शैवाल और कवक के कॉम्बिनेशन से बने पौधे हैं। तो ये कैसे पौधे हैं? ऐसे पौधे हैं जो शैवाल यानी एल्गी, शैवाल तो अभी अभी पढ़ी है आप लोगों ने, एल्गी, और दूसरा है कवक। कवक क्या होते हैं? तो कवक ऐसे पौधे हैं बेटा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो ऐसे पादप जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना नहीं बनाते उनको कवक बोलते हैं। या कवक एक तरीके के जीव हैं, जैसे आपने सुना होगा मशरूम। कभी मशरूम खाया है? खाया है ना मशरूम, मोदी जी तो रोज खाते हैं। ठीक है, तो मशरूम तुमने जो देखा है, या कभी बारिश होती है, अब जैसे बरसात का मौसम आएगा तो जहां भी कूड़े के ढेर पड़े हुए होंगे जगह जगह सांप की छतरी उगेगी। हम जब छोटे थे तो उसे सांप की छतरी बोलते थे, वैसे उसे बोलते हैं कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का नाम सुना है तुमने? जगह जगह तुमने देखे होंगे। तो प्यारे बच्चों वो कवक होते हैं। या कभी कभी अचार खराब हो जाता है तो अचार पर फुई लग जाती है, तुम कहते हो अचार तो खराब हो गया फुई लग गई, तो वो फुई होती है कवक। वो फुई या फफूंदी ही होती है कवक। तो कवक भी एक तरीके के पादप ही माने जाते हैं, बट ये प्योर पादप नहीं है, पूर्ण रूप से ये पादप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। भाई पादप तो वो हैं जो प्रकाश संश्लेषण करें। अब ये दिखते पादप के जैसे हैं, जैसे कुकुरमुत्ता पादप के जैसा दिखता है, लेकिन ये पादप नहीं है। तो लाइकेन जो है इन दोनों के बीच के पौधे होते हैं, या इन दोनों के साथ उगने वाले पौधे हैं। तो लाइकेन जो होते हैं ये फंगस और एल्गी इन दोनों के साथ उगने वाले पौधे हैं। तो यही पेपर में पूछेगा कि लाइकेन जो है ये कौन से 2 पौधों के साथ उगते हैं। तो हमेशा बताना लाइकेन शैवाल और कवक के साथ उगने वाले पौधे हैं। ठीक है मैम, ये लाइकेन जो हैं ये शैवाल से क्या लेते हैं? तो भाई शैवाल से ये लेते हैं भोजन, शैवाल से ये लेते हैं भोजन प्यारे बच्चे। शैवाल मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाती है। तो जब शैवाल प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना खाना बनाती है तो थोड़ा सा खाना इन लाइकेन को भी दे देती है। तो लाइकेन शैवाल के पास क्यों रहते हैं? खाने के लिए। जैसे जब हम छोटे थे हम अपनी मम्मी के पास रहते थे, क्यों? मम्मी हमें दूध देती थी पीने के लिए।
तो वैसे ही ये लाइकेन किसके पास रहते हैं? शैवाल के। क्यों रहते हैं? शैवाल इनको खाना देती है। ठीक है, अच्छा भाई ये कवक के पास क्यों रहते हैं? तो कवक इनको पानी और सुरक्षा देता है, पानी और सुरक्षा। ठीक है, कवक इनको पानी और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है कि जो लाइकेन होते हैं ये शैवालों से क्या लेते हैं और ये कवक से क्या लेते हैं। तो शैवालों से ये खाना लेंगे और कवक से ये लेते हैं पानी, और प्यारे बच्चे ये लेते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कवक से पानी और प्रोटेक्शन लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे ये। अब ये जो तीनों के तीनों हैं, बदले में ये जो लाइकेन है ये क्या इनको दे रहा है? जैसे कि भाई बदले में आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया, अब बदले में तुम भी तो मम्मी पापा को कुछ दोगे। क्या दोगे? पढ़ लिख कर नौकरी लगेगी तुम्हारी, और बुढ़ापे में अब तुम अपने मम्मी पापा की सेवा करोगे। तुम्हारे मम्मी पापा के बुढ़ापे में तुम उनका सहारा बनोगे। वो बीमार होंगे तो तुम ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाओगे, वो जिस चीज की डिमांड करेंगे तो तुम ही उन्हें ला कर दोगे, है ना? वैसे ही बदले में ये लाइकेन इनको क्या दे रहे हैं बेटा? तो ये लाइकेन भी बदले में शैवाल और कवक को कुछ देता है। क्या देता है? तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन। इसको भी ऑक्सीजन देगा, इसको भी, क्योंकि ये लाइकेन जो होते हैं ना ये बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बदले में शैवाल को और कवक को क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे मम्मी पापा, तुम तीनों एक परिवार में रहते हो और तीनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है, तीनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वैसे ही शैवाल, कवक और लाइकेन, इन तीनों के बीच में एक संबंध बनता है। उस संबंध को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आता है। तो इन तीनों के बीच में एक संबंध बनेगा बेटा। इसको मैं एक ही लाइन में लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चे लाइकेन प्लस शैवाल, ठीक है, प्लस कवक, इन तीनों के बीच में एक संबंध बन जाता है। लाइकेन, एल्गी एंड फंगस, इन तीनों के बीच में एक क्या बन जाता है प्यारे बच्चे? संबंध बन जाता है। इस संबंध को क्या कहते हैं? इन तीनों के बीच में बने संबंध को क्या कहते हैं? तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बनती है उस रिलेशन को कहते हैं सहजीवन संबंध। दूसरे कलर से लिखूं जिससे अच्छे से इंडिकेट हो जाए, इसको कहते हैं सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध कहते हैं। ठीक है, सहजीवन संबंध कहते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेपर में पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलती है। तो बताना शैवाल, लाइकेन और कवक, ये तीन पौधे जब एक साथ रहेंगे तो तीनों के तीनों एक संबंध प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं सहजीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है अच्छा, क्वालिटी में दिक्कत है बच्चे बोल रहे हैं। चलो बेटा ये तो हम बात करेंगे। ठीक है, पूरा पूरा कथन लिख दिया करो प्यारे बच्चे। पूरा कथन अगर लिखूंगी तो फिर तो बहुत ही ज्यादा देर लग जाएगी। तो चीजों को सुनते चलो और शॉर्ट नोट तरीके से क्लास को करते चलो। वैसे मैंने सारे कथन लिख रखे हैं, देखो मोस्टली सारे कथन मैंने लिख ही रखे हैं, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो तुम चीजों को सुनते हो, तो इसीलिए आप भी ऐड कर सकते हो उसके आगे जो चीजें होती हैं, है ना? क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन को पूरा पूरा लिखूंगी तो ऐसे तो काफी दिन लग जाएंगे आपके सिलेबस को करने में। तो चीजें समझाना या समझ में आना में मोस्ट होता है, कथन आप लोग अपने आप भी उस लाइन को पूरा कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो जो भी बच्चा पीडीएफ बनाता है मैं उस बच्चे से भी एक बार गुजारिश करूंगी कि जैसे एक पूरी लाइन होती है तो वो पूरी लाइन में करता है, करती है, ये सब आप लोग अपने तरफ से भी ऐड कर दिया करें जिससे पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आओ। तो ये क्या करते हैं बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, यानी कि सहजीवन संबंध। मैम सहजीवन संबंध होता क्या है? तो देखो, एक ऐसी रिलेशन जिसमें दो या दो से अधिक जीव
आपको दिख रहा है यहाँ 3 जीव हैं, आपको दिख रहा है ना यहाँ 3 जीव हैं। तो मैंने कहा 2 या 2 से अधिक जीव एक साथ रहे, तो दिख रहा है तीनों एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। आपको दिख रहा है तीनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा। भाई तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा हैं, तो तुम तीनों एक दूसरे को लाभ ही पहुंचाओगे, कभी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो वैसे ही जब 2 या 2 से अधिक जीव एक साथ रहे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, इसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। तो मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान में सुन भी लेना, समझ भी लेना। वॉइस रुक रहा है? आप जैसे भी पढ़ा रही हैं ऐसे ही पढ़ाओ। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आओ, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपको आ गई हैं समझ में। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी, तो लाइकेन के बारे में आपको एक पॉइंट और लिखना है। क्या लिखना है? क्या मैं यहीं पर ऐड कर सकती हूँ ना एक छोटा सा बॉक्स बनाकर, जिससे आपको समझ जाए कि ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। प्यारे बच्चों, ये जो लाइकेन होते हैं ना, जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन को वायु, ठीक है, वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक सूचक भी कहते हैं, वायु प्रदूषक सूचक भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम का बना हुआ है, ये आपको पूछा गया प्रश्न है कि भाई कौन से पौधे हैं जिन्हें वायु प्रदूषक सूचक के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे लाइकेन। प्यारे बच्चे, तो लिख लीजिएगा लाइकेन, लिखना लाइकेन ऑल्सो नोन एज, also known as air pollutant indicator, air pollutant, air pollutant indicator। ठीक है, इंडिकेटर। तो भाई लाइकेन जो होते हैं इनको हम एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। मैम इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया जो लाइकेन होते हैं ना, ये वहां पर उगते हैं जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। अगर मेरे घर में लाइकेन उग रहे हैं ना, तो मैं तो नाचूंगी भैया, खुश हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे घर में तो प्रदूषण है ही नहीं, मेरा घर तो प्रदूषण मुक्त है। तो ये लाइकेन घने जंगलों में उगते हैं और वहां उगते हैं जहां पर ज्यादातर आबादी होती ही नहीं है। अब आबादी नहीं है तो भैया वहां पे कोई प्रदूषण भी नहीं हो रहा, तो वहां की मात्रा, वहां की हवा में सल्फर डाई बिल्कुल नहीं होता। तो प्यारे बच्चे, ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बताते हैं। ये वायु प्रदूषक सूचक हैं, तो हवा के अंदर जो लाइकेन होते हैं ये हवा में कौन सी गैस की उपस्थिति को बताते हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो जो लाइकेन होते हैं ये वायु में, प्यारे बच्चे, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बताते हैं, की मात्रा को बताते हैं। ठीक है, तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बताते हैं ये। तो लिख लीजिएगा इंडिकेट, ये क्या करते हैं? इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड परसेंटेज। तो ये आपको वायु के अंदर, ठीक है, इन एयर, ऐसे भी लिख लेना, पूरा सेंटेंस करना है तो प्यारे बच्चे ये इंडिकेट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को या परसेंटेज को। ये वहीं उगेंगे जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एकदम 0% होती है। तो जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एकदम 0% है वहीं पर लाइकेन उगते हैं बेटा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड 0% है, इसीलिए यहाँ पर लाइकेन उग रहे हैं। तो लाइकेन हमेशा कौन से प्रदूषक के बारे में बताते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में बताते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। और प्यारे बच्चे, लाइकेन का उपयोग हम लिटमस पेपर बनाने में भी करते हैं। तो लिख लेना, लिटमस पत्र बनाए जाते हैं, लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जो लाइकेन होते हैं इनसे हम लिटमस पेपर बनाते हैं बेटा। लिटमस पेपर अम्ल और क्षार की पहचान करने में काम आते हैं, तो इनसे हम लिटमस पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर मेक फ्रॉम इट। तो लिटमस पेपर बनाए जाते हैं प्यारे बच्चे इनसे, जो लाइकेन होते हैं।
तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से पौधों से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, आप बता दोगे लाइकेन से। तो इतनी चीजें लाइकेन के बारे में पढ़नी है। मैं तुम्हें लाइकेन के फोटो दिखा दूं तब तुम्हें पड़ेगी तसल्ली, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे मन में क्या उछल कूद सी चल रही है। तो लाइकेन जो होते हैं, देखो ये ऐसे पौधे हैं, तुमने कई बार जब तुम कभी घूमने जाते हो, मसूरी गए भैया या कहीं भी गए ठंडे इलाकों में तुम घूमने गए, तो तुमने वहां पेड़ों पर ऐसे जमी हुई परतें सी देखी होंगी, ये होती हैं आप लोगों की लाइकेन। कहाँ भाग गया, ये रहा। तो ये है प्यारे बच्चे, इस तरीके के होते हैं लाइकेन। ठीक है, इन्हीं के आसपास ये बीच बीच में एल्गी उगी हुई है और इन्हीं के आसपास बीच बीच में फंगस उगा हुआ है। तो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से उगने वाले पौधे लाइकेन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपने पेड़ों पर कई बार ऐसी या हरी हरी घास पर मॉइस्चर वाली जगह पर ऐसी कुछ चीजें देखी होंगी, है ना। ठीक है, समझ में आ गई। वन मोर क्वेश्चन, रिपीट प्लीज, वन मोर क्वेश्चन। बेटा मेरे बाग में भी है मैम। अरे वाह, बहुत बढ़िया तुम्हारे बाग में भी है तो तुम्हारे बाग में सल्फर डाइऑक्साइड है ही नहीं। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई भाई आप लोगों को। तो हमने क्या पढ़ा, लाइकेन जो होते हैं ये दो जीवों के बीच का कॉम्बिनेशन है, शैवाल और कवक के बीच का। शैवाल से ये भोजन लेते हैं, कवक से पानी और सुरक्षा लेते हैं और बदले में दोनों को ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जो लाइकेन होते हैं इनको वायु प्रदूषक सूचक भी कहते हैं, क्योंकि ये वायु के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को इंडिकेट करते हैं। और लाइकेन जो होते हैं इन्हीं से लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। ठीक है, चलें अब आगे। चलिए मैडम जी अब आगे बढ़ लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्यारे बच्चे, लाइकेन भी हो गया है, यानी कि जो थैलोफाइटा था वो पूरा हो गया। अब दूसरे तरफ बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की तरफ। ब्रायोफाइटा, प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं आपको याददाश्त आपकी वापस दिला दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे अपुष्पी पौधों को, और अपुष्पी पौधों में पहला भाग थैलोफाइटा था। थैलोफाइटा के दो उदाहरण थे, शैवाल और लाइकेन, दोनों पढ़ लिए ना। अब आ जाओ क्रिप्टोगैमस का ही दूसरा पार्ट ब्रायोफाइटा की तरफ। तो भाई लिखो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। जब हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं भैया, ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी क्या होता है आप बताओगे, ब्रायोलॉजी होता है ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ठीक है, समझ में आ गई बात, करके आ जाओगे ना, बिल्कुल करके आओगे। आ जाओ अगला पॉइंट। प्यारे बच्चे ये जो ब्रायोफाइटा है इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो लिख लीजिएगा, ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चे इनको ना पादप जगत का उभयचर कहते हैं। मैम उभयचर कौन होते हैं, उभयचर कौन होते हैं, और पादप जगत के क्यों कहते हैं, जंतु जगत के क्यों नहीं कहते। तो प्यारे बच्चे उभयचर जो होते हैं ना ये जंतुओं में ही होते हैं, पादपों में उभयचर नहीं होते, जंतुओं में ही होते हैं उभयचर। जैसे मेंढक, मेंढक उभयचर है। ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी आ जाएं, तो बेसिकली, या जिनमें निषेचन की क्रिया पानी में होती है, जिनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होगी, वो होते हैं उभयचर। तो उभयचर है मेंढक। मेंढक तो एक जानवर है, जंतु है, तो मेंढक तो एक जानवर हो गया। लेकिन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो ऐसे कौन है जिनको हम पादपों के उभयचर कह सकते हैं, तो ये है भाई ब्रायोफाइटा। तो लिख लीजिएगा, नोन एज एम्फीबियन, एम्फीबियन बोलते हैं उभयचर को, नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो भाई पादपों के उभयचर इनको कहा जाता है। क्यों कहते हैं मैम इनको पादपों के उभयचर, तो प्यारे बच्चे जैसे मेंढक को अंडे देने के लिए पानी में जाना पड़ता है और पानी के अंदर ही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं मेंढक के, वैसे ही ये ऐसे पौधे हैं जिनमें जो बीजाणु बनेंगे उन बीजाणुओं में निषेचन की क्रिया जो होगी उसको करने के लिए पानी की जरूरत होगी।
तो इसीलिए इनको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो लिख सकते हो निषेचन पानी में होता है। निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उभयचर। ठीक है, पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, मेंढक जब जमीन पर रह सकता है तो वो पानी में क्यों कूद जाता है? आराम से जमीन पर ही रह ले, पानी में क्यों कूदता है? तो पानी में वो इसीलिए जाता है क्योंकि पानी में उसके अंडे और जो शुक्राणु है वो पानी में ही रिलीज होते हैं। तो पानी के अंदर ही मेंढक अंडे छोड़ता है और अपने शुक्राणु छोड़ता है। ठीक है, तो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो भाई इनके अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए पानी की ही जरूरत है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, क्लियर? तो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इनको हम उभयचर बोलते हैं। आगे बात करेंगे भाई, तो ये इनमें वेस्क्यूलर बंडल नहीं होते हैं, याद रखना। तो लिख लीजिएगा संवहन ऊतक नहीं होते, संवहन ऊतक नहीं होते, संवहन ऊतक नहीं होते, नहीं होते भैया। ये क्या होता है मैडम, संवहन ऊतक? तो मैं ना आपको एकदम कॉमन कॉमन से एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया आराम आराम से चीजें बताती चल रही हूँ। संवहन ऊतक नहीं होते इनमें, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। तो लिख लीजिएगा वेस्क्यूलर टिश्यूज आर एब्सेंट, लिखिएगा वेस्क्यूलर टिश्यू आर एब्सेंट। तो वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होते भाई इनके अंदर, है ना। वेस्क्यूलर टिश्यू थैलोफाइटा में भी नहीं थे, वेस्क्यूलर टिश्यू जो थे वो थैलोफाइटा में भी नहीं थे। अब बात मैम दिमाग में ये नहीं आ रही कि ये क्या बला है, वेस्क्यूलर टिश्यू क्या बला है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे इतना बता दो मुझे, टेटो किटेटी बाली है, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो सारे के सारे बच्चे कि तुमने कभी जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना है? कितने बच्चों ने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना है? मैं इसके बारे में भी कुछ बता ही नहीं रही, मैं अब आगे भी कुछ नहीं पढ़ा रही। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना है? बताओ जल्दी से, जाइलम और फ्लोएम का नाम कितने बच्चों ने सुना है? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अच्छा भाई, समझ नहीं आता जो मैं लिख रही हूँ? ठीक है भैया, और बढ़िया तरीके से लिख देंगे। समझ नहीं आता तो जल्दी बताओ, जाइलम और फ्लोएम का नाम कितने बच्चों ने सुना है? यस 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 यस। तो बस वही तो है ये वेस्कुलर बंडल, वही तो है ये वेस्कुलर बंडल भैया। तो जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर ही कहा जाता है संवहन ऊतक। तो ये जो ब्रायोफाइटा थे ना, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलते थे, ये बिना जाइलम और फ्लोएम के पौधे थे। यानी जड़ से पानी ऊपर नहीं जाता था और ऊपर से खाना नीचे नहीं आता था। तो भैया जो पेड़ को तुम देखोगे ना, किसी पेड़ को, उस पेड़ में तुम्हें पतली पतली नलिकाएं नजर आएंगी अंदर की तरफ। वो नलिकाएं क्या करेंगी, जैसे भाई हम किसी पेड़ को पानी देते हैं, पानी हम जड़ों में देते हैं, तो जड़ों से वो पूरा का पूरा पानी पत्तियों तक कैसे सप्लाई हो रहा है? तो आप बताएंगे किसके द्वारा? आप बताएंगे जाइलम के द्वारा। जैसे भाई एक नारियल होता है, उस नारियल के अंदर पानी भरा पड़ा है, अब वो पानी तुम्हें अपने पेट में ले जाना है। अब नारियल में एक छोटा सा छेद करा और उसमें डाल दिया स्ट्रो, स्ट्रो से तुम पानी को ऊपर खींचते हो ऐसे, और पानी, सारा पानी नारियल का अपने पेट में ले जाते हो। वैसे ही पौधों के अंदर छोटे छोटे पाइप हैं, पौधों के अंदर भी पाइप के जैसी संरचनाएं हैं जो जड़ों से पानी पूरे पेड़ तक लेकर जाती है, उसको कहते हैं जाइलम। और भैया वैसे ही पत्तियां खाना बना रही हैं, पत्तियों में खाना बनता है, पत्तियां तो ऊपर हैं, जड़ों के पास तो कोई पत्तियां ही नहीं है, तो जड़ों तक खाना कैसे पहुंचा? तो वो पत्तियों से ही, या पूरे पत्तियों में छोटे छोटे पाइप हैं जो खाने को नीचे लेकर जा रहे हैं आपके पौधों के जड़ों तक। तो ये सब हम लोग करेंगे अब कल की क्लास में। तो आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना है, चीजों को समझना है। तो वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम को ही कहते हैं वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? तो ये एक तरीके के ऊतक है, देखो लिखा हुआ है टिश्यू, ऊतक। तो पौधों में भी ऊतक होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर कहलाते हैं वेस्कुलर बंडल। तो इनके अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा ना, बेचारे अविकसित पौधे हैं, बेचारों का विकास हुआ नहीं है, तो इनमें कहाँ से जाइलम फ्लोएम आ गए?
है ना, धीरे धीरे अभी विकसित पौधों की तरफ बढ़ेंगे हम, तब हमें देखने को मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम। तो प्यारे बच्चे, ये नॉन वेस्क्यूलर प्लांट होते हैं। चलो अब टाइम भी हो चला है, तो कल तो प्यारे बच्चों सैटरडे है ना, तो मिलेंगे अब हम लोग मंडे में। ठीक, तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। एक बार क्लास को फिर से देखना, धीरे धीरे देखना, चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। वैसे भी मैं आराम आराम से ही पढ़ा रही हूँ बेटा, ठीक है। चलो धन्यवाद।